हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हीमेटेनिक्स के बारे में। हीमेटेनिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम आरबीसी या फिर ब्लड को बढ़ाने के लिए करते हैं और इनका यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। आप जानते होंगे एनीमिया के केस में जो ब्लड सेल्स हैं वो सिकल सेल हो जाते हैं। इसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए हम हीमेटेनिक्स का यूज़ करते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हीमेटेनिक्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एनीमिया। तो जो आपके हीमेटेनिक्स होते हैं वो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड को बढ़ाने के काम में आते हैं और इनका यूज हम एनीमिया में करते हैं। एनीमिया में जो हमारे ब्लड सेल हैं वो सिकल सेल हो जाते हैं, आरबीसी की कमी हो जाती है, मेनली हीमोग्लोबिन की इसमें कमी हो जाती है, तो इसीलिए हीमेटेनिक्स का यूज किया जाता है। अब एनीमिया ऑकर्स व्हेन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज डिस्टर्ब्ड बाय। तो जो एनीमिया है वो किस वजह से होता है? तो ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर अगर आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी आ जाए उससे भी हो सकता है। तो ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन है ये किस वजह से फ्लक्चुएट होता है? तो इसके 3 रीजंस होते हैं। पहला तो है ब्लड लॉस। अगर ब्लड का लॉस हो जाए तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी, तो ये एक एनीमिया का कॉज हो सकता है। इसके अलावा आपका इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन, जो आपका आरबीसी बन रहा है, रेड ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं, अगर वो इम्पेयर्ड फॉर्म में बने या उसका जो फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से हो, तब उससे भी एनीमिया का केस हो सकता है। तो ये जो आपका इम्पेयर्ड ब्लड फॉर्मेशन है ये 2 तरीके से होता है। पहला तो है डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12 एक्सेट्रा। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए या फिर विटामिन B12 जैसे विटामिन की कमी हो जाए, तब उससे क्या हो सकता है, जो आरबीसी बन रहा है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये इसका फर्स्ट रीजन है। इसका सेकंड रीजन होता है बोन मैरो डिप्रेशन। तो जो बोन मैरो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो जब आपका बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो उससे भी जो आरबीसी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा और ये अल्टीमेटली आपका एनीमिया कॉज करेगा। इसका जो तीसरा रीजन होता है वो होता है इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आपकी बॉडी में जो आरबीसी बन रहा है उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा आरबीसी खत्म हो जा रहा है, तो इससे भी एनीमिया के केस हो सकते हैं। तो ये हमारे 3 रीजन जिसकी वजह से बॉडी में एनीमिया होता है। अब अगर बॉडी में एनीमिया हो गया है तब हम हीमेटेनिक्स का यूज करते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयरन कंटेन करते हैं, आयरन यानी कि फेरस। तो जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के काम में आता है। तो इसमें हम 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा फेरस सल्फेट और दूसरा कंपाउंड है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंपाउंड, और हमारा पहला कंपाउंड है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FeSO4 इंटू 7H2O। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है यानी कि अगर इसमें वाटर प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O। और नॉर्मल जो फेरस सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 278 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है इसीलिए इसका जो वेट है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी ऐड हुए हैं, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 278 ग्राम पर मोल। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो फेरस सल्फेट है उसका कलर ग्रीन होता है, मेनली हाइड्रेटेड फॉर्म में ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हम फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आपके आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में किया जाता है तो उन दोनों के रिएक्शन से फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। आयरन का कंपाउंड है ये फेरस सल्फेट, इसीलिए इसमें आयरन इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड है आपका आयरन। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ये आयरन कहलाता है, फेरस यानी कि आयरन। तो सबसे पहले इसमें रहेगा आयरन, इसका रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से हमें फेरस सल्फेट मिलता है। फेरस सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, H2 बच रहा है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाता है या रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आपका सिंपली फेरस आयन या फिर आयरन रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में और ये जो आयरन है वो यहाँ पर आके जुड़ जाता है SO4 के साथ में, तो ये बना लेता है FeSO4 और आपका ये जो हाइड्रोजन बच रहा है ये अलग से गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो ये
कमर्शियल मेथड है, कमर्शियली हम इसे कैसे बनाते हैं या इंडस्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसका जो सेकंड मेथड है, फेरस सल्फेट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइराइट। पाइराइट के ऑक्सीडेशन से हम फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एक कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्री में इसे बनाया जाता है। जो पाइराइट है वो एक मिनरल सोर्स है आयरन का। नेचुरली हमें जो आयरन मिलता है वो पाइराइट के फॉर्म में मिलता है। पाइराइट एक मिनरल सोर्स है जहां पर हमें आयरन के कंटेंट मिलते हैं, तो उसी को ऑक्सीडाइज करके हम फेरस सल्फेट बना सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसमें आपका सबसे पहले रहेगा पाइराइट का ओर। इसका फॉर्मूला होता है FeS2। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपका FeS2 का यहाँ पर रिएक्ट करेगा। इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो ऑक्सीजन हम यहाँ पर लिख लेंगे O2। तो 7 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तीसरा चीज इसमें रहेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर का भी इन्वॉल्व होता है। इन तीनों के रिएक्शन से आपका फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट का बन जाएगा FeSO4 का, प्लस यहाँ पर हमारे पास बच रहा है H2SO4। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर H2SO4 का बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइराइट से फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए FeS2 ये जो है यही आपका किसका है, पाइराइट का फॉर्मूला है। पाइराइट है ये एक मिनरल ओर होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये FeS2 है। यहाँ पर आपका जो FeS है ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और FeSO4 बना रहा है। बाकी जो मॉलिक्यूल बच रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में अलग हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम कमर्शियली फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपका ये जो फेरस सल्फेट है वो एक स्टार मार्क वाला कंपाउंड है। इसमें हम इसका ऐसे मेथड पढ़ेंगे। तो जो फेरस सल्फेट है उसका भी ऐसे हम टाइट्रेशन से करते हैं। इसका मेथड अगर हम देखें तो वे एक्यूरेटली 1 ग्राम ऑफ FeSO4 एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। टाइट्रेट द कंटेंट ऑफ फ्लास्क विथ 0.1 नॉर्मल KMnO4 until a permanent pink color is obtained। तो इसका ऐसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हमें 1 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेना है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करेंगे। उसी में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे 20 ml। अब हम उसे टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल KMnO4 के साथ में। KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हमारा जो ब्यूरेट रहेगा उसमें हम 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन लेंगे और नीचे हमारा जो फ्लास्क है उसमें हमने 1 ग्राम फेरस सल्फेट लिया है और 20 ml H2SO4 डाला है। अब जब हम इन दोनों का टाइट्रेशन करेंगे तो KMnO4 ड्रॉप वाइज उस सॉल्यूशन में जाएगा और उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। जब वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा तो इससे हमें एक पिंक कलर मिलेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है परमानेंट पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड। जब वो पिंक कलर गायब होना बंद हो जाए, यानी कि जब उसमें परमानेंटली पिंक कलर आ जाए उस सॉल्यूशन में, तब हम उसे एंड पॉइंट मानेंगे और उस रीडिंग को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके थ्रू हम अपना परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम फेरस सल्फेट का ऐसे करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो आपका फेरस सल्फेट है वो एनहाइड्रस फॉर्म में भी पाया जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी पाया जाता है। जो इसका एनहाइड्रस फॉर्म है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो एनहाइड्रस फॉर्म यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऐसे जो कंपाउंड्स रहेंगे फेरस सल्फेट के वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होंगे। दूसरा है इसका हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हम फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म लेंगे यानी कि उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, मेनली ये हेप्टा हाइड्रेटेड के फॉर्म में आता है। हेप्टा कहने का मतलब है 7H2O जो यहाँ लिखा हुआ है, यही आपका हाइड्रेटेड फॉर्म है या हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में जब आपका फेरस सल्फेट रहेगा तो वो पेल ब्लूइश ग्रीन कलर का रहेगा। मेनली ग्रीन टाइप का इसका कलर आता है। तो इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा हुआ है ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, मेनली जो हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये आपका ग्रीन कलर का दिखता है। इसी वजह से इसका नाम भी ग्रीन विट्रियोल पड़ा हुआ है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म इसका ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें स्मेल नहीं होता किसी भी तरीके का। साथ ही मेटालिक इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो मेटालिक रहेगा क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, तो मेटालिक टेस्ट इसका होता है। सॉल्युबल इन वाटर, आपका जो फेरस सल्फेट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इसके यूजेस देखें तो बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कि पहला है आपका इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, क्योंकि हम इसे हीमेटैनिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका यूज हम एनीमिया के केस में करेंगे। दूसरी चीज है टू डाई फैब्रिक्स, जो फैब्रिक्स होते हैं उनको डाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और इन टैनिंग लेदर्स, तो जब लेदर बनाया जाता है, जब स्किन से उसको लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, जो भी जानवरों के खाल होते हैं उसको जब लेदर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान भी हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का यूज करते हैं
उस प्रोसेस को टैनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है। तो लेदर के टैनिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशरूम्स। मशरूम का जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है तो उसमें फेरस सल्फेट एक इंपॉर्टेंट एजेंट होता है। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक्स। इंक का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें भी हम फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। तो ये है इसके यूजेस। इसमें हमारा दूसरा कंपाउंड है फेरस ग्लूकोनेट। तो जो फेरस ग्लूकोनेट है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22FeO14 × 2H2O। ये भी आपका हाइड्रेटेड फॉर्म है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो ये होता है 482.17 ग्राम पर मोल। अब इसका अगर हम प्रिपरेशन मेथड देखें तो आपका ये जो फेरस ग्लूकोनेट है उसे हम ग्लूकोनिक एसिड के रिएक्शन से बना सकते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ आयरन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्यूबल फेरस ग्लूकोनेट। तो जब आपका ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन आयरन कार्बोनेट के साथ में किया जाएगा तब इन दोनों के रिएक्शन से हमें फेरस ग्लूकोनेट मिलेगा। और इन दोनों के रिएक्शन से जो ये फेरस ग्लूकोनेट बन रहा है वो आपका सॉल्यूबल फॉर्म में बन रहा है, यानी कि ये रिएक्शन में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज करके हम अलग करके फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला इसमें रहेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H11O7। ठीक है, ये आपका जो कंपाउंड है C6H11O7 ये आपका ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोनिक एसिड है ये आपका। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं आयरन कार्बोनेट के साथ में, तो FeCO3 आ जाएगा यहाँ पर आयरन कार्बोनेट। नेक्स्ट है इसमें आपका रहेगा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेगा। अब इन तीनों के रिएक्शन से हमारा फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर आपका फेरस यानी ये आयरन रहेगा और इसके अलावा ये ग्लूकोनिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके नाम में ही दिया हुआ है ग्लूकोनेट। तो ये ग्लूकोनिक एसिड से मिलके बना हुआ है। तो जो इसका ग्लूकोनिक एसिड का मेजर कंपाउंड है वो यहाँ के ऐड हो जाएगा। तो ये FeC6H11O7। ठीक है, ये देखिए अब C6H11O7 इतना जो पार्ट है वो यहाँ पर आके ऐड हो गया है और इसके आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पर आपका यहाँ 2 लग जाएगा इनटू ये H2O यहाँ आके ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका CO2 बनता है, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम ग्लूकोनिक एसिड से फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है। फेरस कार्बोनेट या आयरन कार्बोनेट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है और इन दोनों के रिएक्शन से आपका यहाँ पर फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम एक और, ये जो आपका कंपाउंड है यही आपका फेरस ग्लूकोनेट बना हुआ है। ये यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका Fe हो गया, C6 की जगह 6 2 12, तो यहाँ पर C12 हो जाएगा। H यहाँ पर इंटू करें तो H22 हो जाएगा। O को अगर इंटू किया जाए 7 × 2 तो O14 हो जाएगा ये इंटू H2O। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम, ये वाला जो कंपाउंड बना है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही कंपाउंड हमें यहाँ पर मिला है, FeO14H22C12, FeC12H22O14 × H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर से रिलीज हुआ है। तो इस तरीके से हम ग्लूकोनिक एसिड से अपना फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपका ग्रीन येलो टू ग्रे पाउडर, इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो टाइप का होता है या फिर ग्रे कलर का ये पाउडर होता है। इसका सेकंड प्रॉपर्टी है स्लाइट कैरेमल ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कैरेमल की तरह होता है या फिर बर्निंग शुगर जैसा इसका ऑर्डर होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कैरेमल टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो भी बर्निंग शुगर के जैसे होता है या फिर कैरेमल लाइक टेस्ट होता है। फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल होता है लेकिन स्लो होता है। नॉर्मल वाटर में ये फ्री तो रहेगा सॉल्यूबल लेकिन ये स्लो रहेगा थोड़ा, इसका जो सॉल्यूबिलिटी है वो थोड़ा स्लो होता है। रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर, तो जब आपका हॉट वाटर रहेगा, गर्म पानी रहेगा तो उसमें ये जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगा। कंप्लीटली सॉल्यूबल या फिर फ्रीली सॉल्यूबल रहेगा, साथ ही जल्दी सॉल्यूबल होगा हॉट वाटर में। हॉट कंडीशन में अगर वाटर रहेगा तो उसमें आपका ये रेडियली सॉल्यूबल रहेगा। सॉल्यूबल इन ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन में भी ये आपका सॉल्यूबल होता है। साथ ही इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में इनसॉल्यूबल होता है। तो अगर हम इसके यूजेस देखें तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो इसका यूज हम एनीमिया में करेंगे क्योंकि ये
एनीमिया के एजेंट्स में हम इसको पढ़ रहे हैं फेरस ग्लूकोनेट को, तो इसका यूज़ हिमेटेनिक्स में किया जाएगा। एनीमिया के केस में, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, यूज्ड एज फूड एडिटिव्स व्हेन प्रोसेसिंग ब्लैक ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स का जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसके दौरान हम एज अ फूड एडिटिव फेरस ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। तो ये इसके मेजर 2 यूजेस हैं। तो ये थे हमारे आज के दोनों कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड्स में फेरस ग्रुप प्रेजेंट है, फेरस आयरन, यहाँ पर भी आपको क्या है, फेरस सल्फेट आयरन। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो जो हिमेटेनिक्स होते हैं वो आपके मेनली आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं आपके हिमेटेनिक्स, ठीक है। इन दोनों में हमने फेरस ग्रुप के बारे में पढ़ा है, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए ये हमारे ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये दोनों कंपाउंड्स काम करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।